हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो है वो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में फिज़िकल इन्वायरमेंट एट वर्क टॉपिक को जो है वो हम जो आज डिस्कस करेंगे। फिज़िकल इन्वायरमेंट का यहाँ मतलब हो गया कि हमारा भौतिक वातावरण, जिसमें कि हम किस तरह के वातावरण में हम जो है वो ये कैसे जो है वो हमें प्रभावित करती है, हमारे इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड को, हमारे इंडस्ट्रियल एरिया में काम करने वाले व्यक्तियों का। और इन्वायरमेंट ऐसे तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है हम सभी लोगों के लिए, लेकिन ये खास करके हम उन लोगों के बारे में यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे जिसमें जो कि इंडस्ट्रियल एरिया में काम करते हैं। और ऐसे व्यक्ति जो हैं वो कैसे बहुत सारे चीज़ों से प्रभावित होते हैं, जैसे कि प्रकाश हो गया, टेम्परेचर हो गया, वेंटिलेशन हो गया इत्यादि। तो आज जो है हम लोग वो खास करके इल्यूमिनेशन या लाइट्स पे ही इसकी जो है चर्चा करेंगे। सबसे पहले फ़िज़िकल इन्वायरमेंट के बारे में जानने से पहले हम लोग इन्वायरमेंट के बारे में जान लें कि इन्वायरमेंट का क्या इम्पॉर्टेंट रोल है हमारे जीवन में, ये ह्यूमन लाइफ को कैसे प्रभावित करता है। तो इन्वायरमेंट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द हेल्दी लिविंग ऑफ ह्यूमन बीइंग। इट मैटर्स बिकॉज इट इज़ द ओनली होम दैट ह्यूमन्स हैव and it provide air, food and other needs. Humanity's entire life support system depends on the well-being of all the environmental factors. Environment जो है वो हमारे healthy life के लिए बहुत ही important है, और यह जो है वो हमें जो है वो हम जहाँ से जो है वो हवा, खाना इत्यादि सारी आवश्यकताएं हमारी इन्वायरमेंट से ही पूरी होती हैं। और मनुष्य का पूरा जीवन जो है वो एक सपोर्ट सिस्टम जो है वो इन्वायरमेंट के द्वारा ही डिपेंड है, उसी पे डिपेंड है। ये हमारे वेल बीइंग को काफ़ी हद तक प्रभावित करता है। इसके बाद हम आ जाते हैं नेचुरल फिज़िकल इन्वायरमेंट। नेचुरल फिज़िकल इन्वायरमेंट का मतलब क्या है? जो कि प्राकृतिक भौतिक वातावरण। The natural environment encompasses all living and non-living things occurring naturally, meaning in this case not artificial. This environment encompasses the interaction of all living species, climate, weather and natural resources that affect human survival and economic activity. तो ये जो है वो हमारा जो है वो क्लाइमेट है, हमारा हम कैसे लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, वेदर, नेचुरल रिसोर्सेज, जो कि मनुष्य के कैसे मनुष्य सर्वाइव करता है इसमें, उसका हर इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये सभी चीज़ें जो है हमारा नेचुरल फिज़िकल इन्वायरमेंट द्वारा भी प्रभावित होती हैं। तो अब जो है वो हम लोग सामान्य तरीके से थोड़ा डेफिनेशंस पे भी ध्यान दे लेते हैं कि डेफिनेशंस के द्वारा जो है वो क्या कहा गया है बहुत सारे इम्पॉर्टेंट मनोवैज्ञानिकों के द्वारा। जैसा कि अभी ये बोरिंग के द्वारा जो डेफिनेशन है ये बहुत ही मुख्य है, बोरिंग, लैंगफील्ड एंड वेल्ड के द्वारा। इन्होंने कहा है कि अ पर्सन इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ द सम टोटल ऑफ द स्टिमुलेशन विच ही रिसीव फ्रॉम हिज कंसेप्शन टिल हिज डेथ। इन्होंने जो इन्वायरमेंट के बारे में जो परिभाषाएं दी हैं उनका कहना है कि व्यक्ति जो है वो उन सब उत्तेजनाओं का अध्ययन करता है, और जो व्यक्ति को गर्भ धारण करने की अवस्था से लेकर मृत्यु के समय तक प्रभावित करती रहती है। और वातावरण एक ऐसी बाहरी शक्ति है जो व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती है, और यह शक्ति मानसिक और शारीरिक प्रक्रियाओं अर्थात विकास एवं वृद्धि को भी संचालित और नियंत्रित तो करती ही है। उसी तरह मैकडूगल का डेफिनेशन देखें तो वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा इनके डेफिनेशंस को यदि हम ध्यान दें तो इन्होंने कहा है कि व्यक्ति एक ऐसा प्राणी है जो भौतिक, जैविक और मानसिक गुणों की जटिलता से युक्त होता है, और वह सदैव भौतिक और जैविक एवं मानसिक घटनाओं से प्रभावित होता रहता है तथा प्रतिक्रियाएं जो है वो करता है। मतलब कि मनुष्य जो है वो भौतिक, जैविक और मानसिक गुणों से वो भरा हुआ है, और बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है मनुष्य का। और यह जो है वो हमारी भौतिक, हमारे फिज़िकल, हमारा बायोलॉजिकल और हमारा मेंटल जो घटनाएं हैं, मेंटल प्रोसेस जो है, इससे प्रभावित होता है, और इसके द्वारा ही वह प्रतिक्रिया करता रहता है। उसी तरह वॉरेन का डेफिनेशन देखें तो वॉरेन ने अपने डेफिनेशन में कहा है कि इन्वायरमेंट इज़ अ टर्म कवरिंग ऑल फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल एंड सोशल फेनोमेना। इनका कहना है कि
पर्यावरण जो है वो एक ऐसा प्रत्यय है जिसके अंतर्गत सभी प्रकार की दैहिक, रासायनिक और जैविक एवं सामाजिक क्रियाएं आती हैं। व्यक्ति इन तीनों प्रकार की घटनाओं से निरंतर प्रभावित होता रहता है। तो इस तरह से जो है वो हम ये देख लेते हैं कि हमने समझने का प्रयास किया और हमने इसे समझा कि इन्वायरमेंट जो है वो मनुष्य को जो है वो हर तरह से प्रभावित करती है। उसके मानसिक अवस्था को प्रभावित करती है, उसके काम करने के तरीके को प्रभावित करती है, उसके बायोलॉजिकल प्रोसेस को प्रभावित करती है, उसके मेंटल हेल्थ को प्रभावित करती है। अब हम लोग ये देखें कि इन्वायरमेंट को कितने तरीके से डिवाइड किया गया है। इन्वायरमेंट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल। फिजिकल इन्वायरमेंट की चर्चा अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने की थी। द फिजिकल इन्वायरमेंट इन्वॉल्व्स लैंड, एयर, वाटर, प्लांट्स एंड एनिमल, बिल्डिंग एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज दैट प्रोवाइड आवर बेसिक नीड्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ for social and economical development. A clear healthy environment is important for people's physical and emotional well-being. मनुष्य के फिज़िकल और उसके इमोशनल वेलबींग को बनाए रखने के लिए एक हेल्दी इन्वायरमेंट को होना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन इसमें जो है वो पर्यावरण के 2 प्रधान वर्गों में से विभाजित किया गया है, जो कि है एक फिज़िकल है, एक साइकोलॉजिकल है। तो अब इसमें भी जो है वो हमारा फिज़िकल इन्वायरमेंट हमें यहाँ पे अध्ययन करना है। फिज़िकल इन्वायरमेंट के बारे में, फिज़िकल इन्वायरमेंट का इम्पोर्टेंस जो है वो ये कार्य क्षेत्र में कैसा है, इसके अंतर्गत जो है वो हमारा जो है वो हम यहाँ लाइट्स के बारे में जो है वो हम यहाँ पे इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। लाइट्स का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय लाइट? प्रकाश का मतलब क्या है? प्रकाश का असर जो है वो बहुत हद तक, काफ़ी हद तक हम ये नहीं कह सकते कि इसका कोई इम्पोर्टेंट रोल है। इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है प्रकाश का। और प्रकाश का काम करने वाले जगहों पे ही नहीं बल्कि हमारे अपने जीवन में भी, एक सामान्य जीवन में भी प्रकाश की बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट रोल रहता है हमारे जीवन में। और इसका असर हमारे मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से इसका पड़ता है। जैसे कि सूरज का प्रकाश यदि अगर हम ये कल्पना करने कि सूरज एक दिन अगर नहीं निकले तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इसका क्या इम्पैक्ट हमारे पूरे जनजीवन पे पड़ेगा। तो लेकिन हम यहाँ पे जो कार्य करने वाले व्यक्ति हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले कर्मचारी हैं, हम यहाँ उनके बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम यही अध्ययन करेंगे। तो गुड लाइटिंग इनेबल्स वर्कर इन फैक्ट्री बिल्डिंग्स टू कैरी आउट द विजुअल टास्क इजली, क्विकली एंड विदाउट फटीग एंड टू मूव अबाउट इन वर्क एरिया सेफली. It also helps in cutting down wastage and rejects it in utilizing floor space efficiently and in boosting morale and thus in improving the overall performance of the factory. एक अच्छा जो लाइट की व्यवस्था होती है वो काम के दौरान काम करने वाले जो कर्मचारी होते हैं, फैक्ट्री में काम करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, उनके टास्क को इजी बनाता है, जल्दी करता है और फटीग से दूर रहता है, फटीग से उनको दूर रखता है, मोनोटोनी से दूर रखता है। हम ऐसे भी कल्पना कर सकते हैं, यदि आप कम रोशनी में या फिर पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था अगर जहाँ ना हो, वहाँ अगर यदि आपको हम अध्ययन करने के लिए दे दें या फिर यदि आप अध्ययन करते हैं इस तरह के वातावरण में, तो आप जो हैं वो अपने टास्क को ना तो सही तरीके से कंप्लीट कर पाते हैं और आप जो है वो ना तो सही तरीके से कंसंट्रेट कर पाते हैं और कार्य में जो है वो बहुत सारी गलतियां भी आपको मिलती हैं। तो यदि हम ये देखें कि जहाँ पर कि काम करने वाले व्यक्तियों का समूह है और वहाँ पे यदि हम लाइट की व्यवस्था सही तरीके से नहीं करते हैं तो वहाँ एक्सीडेंट्स और कार्य के प्रति विरुचि पैदा जो है वो वर्कर्स के अंतर्गत हो सकती है। सो लाइट्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट, लाइट्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एट वर्क प्लेस। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि इल्यूमिनेशन लेवल जो है वो कैसे, इल्यूमिनेशन लेवल जो हम लोग लक्स की सहायता से जो हम लोग मेज़र करते हैं। और जब हम लोग कार्य परिवेश में जब मैनेजमेंट जो है वो जब लाइट्स की व्यवस्था करता है तो उस लेवल को जांच करना होता है कि वहाँ पर किस तरह का लेवल होना चाहिए इल्यूमिनेशन के लिए। तो हम अपने दैनिक जीवन में भी अनुभव करके बताते हैं कि कोई भी काम करने के लिए हमें एक न्यूनतम प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है और प्रकृति ने हमें आंखें दी हैं जो हमें चारों तरफ से वातावरण को यथार्थ से हमारा दृष्टि संपर्क हो सके और उसकी सहायता से हमारा अभियोजन और उस वातावरण में हो सके। किंतु मात्र आँखों तथा वातावरण में उपस्थित वस्तुओं का होना ही हमें दृष्टि संवेदना नहीं दे पाएगा। इसके लिए एक अत्यंत आवश्यक तत्व है, वो है प्रकाश की उपस्थिति।
तो प्रकाश की उपस्थिति कैसे हम उसको व्यवस्था कैसे करेंगे और तो उसको हम कैसे व्यवस्थित करेंगे, तो उसका एक लेवल के अंतर्गत जो है हम उसको रखते हैं। और ये जो है वो एक पैरामीटर्स के द्वारा जो है वो साइज़ ऑफ टास्क का साइज़ कैसा है, वहाँ पे किस तरह से लाइट का ब्राइटनेस कैसा होना चाहिए और उसको जो है कैसे व्यवस्थित होगा, ये हमारा लेवल जो है वो उसको निर्धारित करता है। तो इस तरह से जो है वो हम इसको समझ सकते हैं। और लाइट्स जो है वो लाइट्स के अंतर्गत हम बहुत सारा चीज़ इसमें समझ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि लाइट को जो है वो 3 तरीके से हम समझ सकते हैं, इसको तीन कैटेगरी में बांट सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, कलर्ड लाइट। तो लाइट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन वो कैसे होना चाहिए, ये कैसे जो है वो प्रभावित करता है, लाइट्स जो है वो हमारे कैसे उसको वो कैसे वितरित किया जाएगा। तो इसके लिए जो है वो किसी उद्योग संस्थान में चूँकि एक से अधिक व्यक्ति एक साथ काम करते हैं, इसलिए वहाँ व्यक्ति की आवश्यकता के अनुसार प्रकाश की व्यवस्था नहीं की जा सकती, न ही वह संभव है। इसलिए जहाँ तक न्यूनतम प्रकाश की व्यवस्था की जाती है जिसमें हर कर्मचारी सुविधापूर्वक अपना काम कर सके। और तो उस अनुसार जो है वो फैक्ट्री एक्ट के तहत जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अब नियम के अनुसार जो है वो किया जाता है कि एक फैक्ट्री के निर्माण में जो है वो लाइट्स की उचित व्यवस्था है या नहीं, ताकि एक्सीडेंट्स को हम रोक सकें। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो फैक्ट्री एक्ट के तहत जो है सब चीज़ों को देखा जाता है। इसके बाद है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट का मतलब हो गया प्रकाश की तीव्रता। उद्योग में कार्य के स्वरूप के अनुसार प्रकाश की तीव्रता की आवश्यकता बदलती रहती है। छोटी मशीन अथवा उपकरण में कार्य करने के लिए जहां अधिक तीव्र प्रकाश की आवश्यकता होती है, वहीं बड़े उपकरण पर कार्य करने के लिए कम प्रकाश का होना भी बुरा नहीं होता है। उसी तरह M.K. टिंकर ने 1947 में बताया है कि कुछ औद्योगिक शोधकर्ताओं के अनुसार 40 से 50 कैंडल पावर किसी भी काम करने के लिए उचित आवश्यक माना गया है। 1960 में जनरल इलेक्ट्रॉनिक कंपनी जो है कि टेक्निकल पब्लिकेशन में जो है वो फुट कैंडल इन मॉडर्न लाइटिंग नामक शोध पत्र बताया, जिसमें कि 200 वाट शक्ति की आवश्यकता होती है। इस तरह से करके जो है वो बहुत सारे रिसर्च वगैरह जो है वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे हुए हैं। और शोध के परिणामों से बहुत सारे निष्कर्ष पे हम ये पहुंच पाते हैं कि प्रकाश की तीव्रता अथवा मात्रा के विषय में कोई सामान्य सिद्धांत ऐसा नहीं बनाया जा सकता, और उद्योग विशेष के कार्य विशेष के अनुसार ही प्रकाश की मात्रा का निर्धारण उचित होता है। किंतु प्रकाश की तीव्रता का निर्धारण भी अपने आप में समस्या का संपूर्ण समाधान नहीं है। इसकी कुछ अंतर्निहित प्रक्रियाओं की भी संतुलित करना होगा कि प्रकाश की व्यवस्था का पूर्ण लाभ जो है वो कर्मचारी कैसे उठा सकें। तो उसके चकाचौंध, उसके ग्लेयर को देखना, स्पेक्ट्रल कंपोजिशन को देखना और अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट को देखना, ये सब चीज़ें जो हैं इसके अंतर्गत जो है वो आती हैं। तो और इसके बाद जो है वो इसके बाद इसका जो है वो कलर ऑफ लाइट्स का जो है वो कलर जो है वो कैसा होना चाहिए। तो उद्योग संस्थान या किसी भी जगह में प्रकाश के विभिन्न रंगों का प्रभाव तथा उपयोगिता को लेकर बहुत सारी बातें जो हैं वो कही गई हैं। कुछ हद तक इन बातों में हम सत्यता भी देखते हैं कि जैसे बहुत सारे व्यक्ति हल्की रोशनी में रहने पर सो नहीं पाते हैं। यदि वे सो रहे हैं तो हल्की पीली रोशनी होने में नींद का टूट जाना, ये व्यक्ति पर डिपेंड करता है। किंतु वही व्यक्ति हल्की नीली आभा वाले रोशनी में आराम से सोए रहते हैं। और इस तरह से व्यक्ति के ऊपर जो है वो रंग का असर जो है वो पड़ता है। और उसी तरह विद्यार्थियों के कमरे में यदि तीव्र और संतुलित प्रकाश की व्यवस्था होगी और एक शल्य चिकित्सक के शल्य कक्ष में तीव्र प्रकाश की आवश्यकता होगी, तो इस तरह से हम देखते हैं कि ऑपरेशन थिएटर में प्रकाश की ज़्यादा आवश्यकता होती है। पढ़ने वाले जो स्टूडेंट होते हैं उनके कमरे में जो है प्रकाश की उनके अनुसार व्यवस्था होती है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कलर ऑफ लाइट का बहुत इफ़ेक्ट जो है वो हमको देखने को मिलता है आम जीवन में भी और इंडस्ट्रियल एरिया में भी। और कार्य निष्पादन के लिए दिन की प्राकृतिक रोशनी जो है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ मानी गई। उसके बाद की श्रेणी में हम कृत्रिम रोशनी को रखा गया। कृत्रिम रोशनी मतलब आर्टिफिशियल रोशनी, जो कि मैन मेड बल्ब के द्वारा जो है वो हमें प्राप्त होता है।
जो कि प्राकृतिक रोशनी से संयोजन के लगभग काफ़ी कुछ वो जो है उनका जो है वो मिलता जुलता है। और प्रकाश की तीव्रता, स्थान निर्धारण, वितरण, चमक तथा प्राकृतिक नियम कृत्रिम प्रकाश की समुचित संयोजन को उद्योग के लिए आवश्यक और महत्वपूर्ण माना गया है। जैसे कि अगर हम बहुत सा दूधिया रंग वाले रोशनी जो है वो हमें ज़्यादा कंफर्टेबल लगते हैं किसी भी तरह के कार्य को करने के लिए। उसी तरह पीले कृत्रिम प्रकाश को सर्वश्रेष्ठ माना गया है तथा उससे नीले प्रकाश को श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि सर्वाधिक दृष्टि स्पष्टता या तो प्राकृतिक प्रकाश में होती है या उससे मिलते जुलते कृत्रिम प्रकाश में होती है। तो ये चीज़ें जो है वो बहुत हद तक जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है। तो उसके बाद एटमॉस्फेरिक कंडीशन आ जाता है। एटमॉस्फेरिक कंडीशन में केमिकल कंपोजिशन ऑफ एयर है, टेम्परेचर है, एयर प्रेशर है, मूवमेंट ऑफ एयर है, ह्यूमिडिटी है, वेंटिलेशन है, नॉइज़ है। तो इसकी चर्चा भी हम लोग अगले कक्षा में जो है इसकी चर्चा जो है वो हम लोग करेंगे। अब हम देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड लाइटिंग में क्या है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड लाइटिंग में जो है वो ग्लेयर, चमकीलापन की इसमें बात कही गई है कि एक अच्छे लाइटिंग में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक जो है वो होने चाहिए। ग्लेयर इज caused ड्यू टू एन अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइटिंग सोर्स और ड्यू टू एक्सेसिव कंट्रास्ट और abrupt चेंज इन ब्राइटनेस इन स्पेस and time by seeing light source or sun directly or after reflection from polished surface। ग्लेयर का भी जो है वो ग्लेयर भी जो है होना चाहिए एक अच्छे लाइट में। ग्लेयर का एक उचित प्रकाश, चमकीलापन जो है उसमें होना चाहिए, ताकि जो है वो हम लोग काम करने वाला जो व्यक्ति जो है वो बेहतर तरीके से उसमें जो है वो अपना जो है वो सही तरीके से जो है उसमें कर सके। क्योंकि हम देखते हैं कि सूर्य के प्रकाश में जो है वो चमकीलापन होता है। तो हम ये जहाँ तक अभी तक हम लोगों ने ये बातें जो है स्पष्ट हो गई हैं कि दिन की रोशनी जो है वो कार्य करने के लिए बहुत ही उत्तम मानी गई है, और उससे मिलते जुलते अगर प्रकाश की व्यवस्था होती है तो सबसे अच्छी बात होती है। तो किसी भी रोशनी में जो है वो ग्लेयर का होना भी जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है। तो एक अच्छे लाइटिंग में ग्लेयर का होना जो है वो आवश्यक ही है, इसकी एक मुख्य विशेषता के अंतर्गत आता है। उसके बाद है यूनिफॉर्मिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। एक डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक यूनिफॉर्म तरीके से होना चाहिए, और ये जो है वो एक रेशियो के अंतर्गत जो है इसका मापन होना चाहिए। इट इज़ नॉट लेस दैन 0.7 फ्रॉम वन एरिया टू अदर विद इन द फील्ड ऑफ विजन, नॉट ओनली इंश्योर रीजनेबल इन्फॉर्मिटी बट ऑल्सो मिनिमाइज ग्लेयर। ये ग्लेयर को जो है वो चमकीलापन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आंखें जो हैं वो चकाचौंध हो जाएं, बंद हो जाएं, बल्कि वो ग्लेयर को मिनिमाइज़ करें। तो ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत जो है ये होता है। ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट। The brightness of an object depends upon the amount of lighting flux incident and proportion of the light reflect or transmitted in the direction of the eye। और ये जो है वो ब्राइटनेस इसका कितना होना चाहिए, तो ये भी जो है वो अच्छे लाइट की एक अलग विशेषता के अंतर्गत जो है वो आता है, और ये एक उचित रेशियो में होना चाहिए। इवन थ्रू नॉट सीवियर एनफ टू द काउज ग्लेयर may be seriously determine the lighting of quality। तो ये चीज़ें जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है। कलर की चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। द एफिशिएंसी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ विजुअल टास्क इज़ independent of color of light of the object provide the brightness and brightness contrast remain the same। The appearance of color surface depends on the spectral reflection characteristics and spectral composition of the light illuminating them, and then therefore different for light source of different spectral composition। तो कलर का जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है, और प्रकाश की अत्यधिक चमकीला होना भी आँखों की थकान तथा असुविधा का कारक होता है। और आधुनिक उद्योग संस्थान ने इस समस्या को सुलझाने के लिए बहुत सारे शेड्स की सहायता से प्रकाश के समुचित परिवर्तन तथा अत्यधिक तीव्रता और चमक को कम करने की व्यवस्था अपनाई है। और बहुत सारे स्टडीज़ भी उसमें हुए हैं। फ्रे एंड रैंड का स्टडी यदि हम देखें तो उसमें भी हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो जैसे जैसे हम नए रिसर्चेज हो रहे हैं, इस पे बहुत सारी नई चीज़ें जो हैं वो निकल के जो है वो आ रही हैं, और इस तरह से जो है वो कलर या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो प्रभावित करती, जो कि हम लोग अगले कक्षा में जो है इसका हम लोग जो है वो पढ़ेंगे
कि इसमें और क्या क्या चीज़ें जो हैं वो इन्वायरमेंटल एरिया को प्रभावित करती हैं, जैसे कि टेम्परेचर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है वो टेम्परेचर का स्टडी करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।